इस रीजन की पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया है और इसके पीछे किसका हाथ है? चाइना। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये इतनी बड़ी जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है इसके क्या मुहर्रिकात हैं, ये तीनों मुल्क क्या सोच रहे हैं, किस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये डील की गई है। चाइना क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, सऊदीया क्या सोच रहा है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस मसालहती अमल में चाइना ने एक अहम किरदार अदा किया है और पिछले 5 दिन एक सीक्रेट टॉक्स हुई थी बीजिंग में, जहां सऊदीया और ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मौजूद थे और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे वो इसको फैसिलिटेट कर रहे थे। एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है ईरानियन स्टेट मीडिया की, इन्होंने इसमें सारी तस्वीरें शेयर की हैं, वीडियो शेयर की हैं। ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो सेक्रेटरी हैं उनकी तस्वीर थी सऊदी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुसाद बिन मोहम्मद अल एबान और वांग यी, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। जॉइंट स्टेटमेंट आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं इस डील के हवाले से वो लिखी हुई हैं और अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों ममालिक की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी अब मिलेंगी, मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स अब मुलाकात करेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान के। और इस डील में ये लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे के ममालिक में जो एम्बेसीज थी उनको रीओपन किया जाएगा, मतलब सऊदी अरेबिया में ईरान की एम्बेसी और ईरान में सऊदीया की एम्बेसी। वैसे तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अरसे से कशीदा हैं, ये एक रीजनल राइवलरी भी है, एक रिलीजियस इसमें फैक्टर भी है, लेकिन 2016 में इनके जो ताल्लुकात थे वो रॉक बॉटम हिट कर गए थे जब सऊदी अरेबिया ने एक क्रैकडाउन किया था जो शिया उलमा है सऊदी अरेबिया के उन पर और कुछ को फांसी भी दी थी। उसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है वहाँ पर शदीद मुजाहरे हुए ईरान के अंदर, तो सऊदीया ने अपना पूरा सफारत खाना बंद कर दिया और वहाँ से इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। उसके बाद हमने देखा कि जो हुसी बागी हैं उनकी जानिब से जो अटैक्स हैं सऊदी अरेबिया की तरफ उनमें भी इजाफा हो गया और सऊदी अरेबिया हमेशा ईरान पर इल्ज़ाम लगाता रहा और दोनों ममालिक के दरमियान उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सख्त लेबल्स दिए, मोहम्मद बिन सलमान ने भी और ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी। हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की एक रीजनल राइवलरी है, दोनों अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा करना चाहते हैं इस पूरे रीजन में, मिडल ईस्ट, गल्फ और फिर ये साउथ एशिया का भी इसमें कुछ हिस्सा है। इसमें बहुत से ममालिक में जो प्रॉक्सीज हैं उनको सऊदी अरेबिया या ईरान गाहे बगाहे सपोर्ट करते रहे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें ये बात काबिल गौर है कि जब भी अमरीकी जंग आई है इस रीजन में, जब उसने डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया रीजन में, उसके नतीजे में जो एक अनरेस्ट, जो क्योस पैदा होता है उसमें फिर डिफरेंट ममालिक अपना हिस्सा ढूंढते हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको असलहा प्रोवाइड करते हैं। तो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। सऊदीया ने अपने ग्रुप्स ढूंढे और ईरान ने अपने। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने, इराक में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहे, लेबनान में ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहे, सीरिया में ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहे, यमन में इनकी एक इनडायरेक्ट जंग जारी रही और इवन पाकिस्तान की भी बात होती है कि पाकिस्तान में भी जो दोनों सेगमेंट्स हैं इन्होंने अपनी अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करने के लिए यहाँ पर भी फंडिंग की और इसका ऑब्वियसली जो आउटकम निकलता था वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता था, मतलब रीजनल इंस्टेबिलिटी, तफरकाबाजी बढ़ती थी, ग्रुपिंग ज़्यादा होती थी, डिवाइड और हेट की पॉलिटिक्स उसमें इजाफा होता था। ये शिया सुन्नी की एक जो तफरीक हमें नज़र आई पिछले 30-40 साल में, जो ज़्यादा एस्केलेट हुई 80s के बाद, जब इन दोनों मुल्कों की जो कोल्ड वॉर थी वो भी अपनी पीक पर पहुंच रही थी। तो उसका आउटकम हम जैसे ममालिक में क्लियरली देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अगर ये हाथ मिला लेते हैं तो उस प्रॉक्सी वॉर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। ये पूरे रीजन के लिए बहुत बेहतर होगा। जो कुछ मगरबी कुव्वतें हैं या आप कह सकते हैं जो कोवर्ट एजेंसीज जो काम कर रही होती हैं रीजन में डिस्टेबलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना एक बहुत बड़ा मीडिएटर बनकर सामने आया है, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स बनकर सामने आया है
और इसने मतलब अगर आप देखें, अगर नैरेटिव वाइज बात करें तो इस डेवलपमेंट से अमेरिकी नैरेटिव को बहुत सख्त धचका लगा है। क्यों? इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जितने भी चाइनीज सफीर हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो ट्विटर पे मौजूद है, जो उनके सरकारी जो मीडिया के लोग हैं, वो इस वक्त एक नैरेटिव दे रहे हैं कि देखो जी, यूएस इस रीजन में आता है डिवाइड क्रिएट करने के लिए और हम इस रीजन में आए हैं यूनाइट करने के लिए, और हमने दो पुराने जो ट्रेडिशनल राइवल कंट्रीज हैं उनको पास मिलाने में अपना किरदार अदा किया है। तो ऑब्वियसली ये लोग अब इस चीज को कैश कर रहे हैं चाइनीज ऑफिशियल्स। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो इनकी मीडिया वॉरफेयर है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसमें एक बहुत हेल्पफुल फैक्टर के तौर पर सामने आएगी कि चाइना एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर के तौर पर सामने आया है। और इस हवाले से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि हमारी नीयत साफ है, हम अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करते रहेंगे और इस साफ नीयत का आउटकम निकलेगा, इन दोनों मुल्कों को और रीजन को फायदा होगा। अब इस इवेंट को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इस हवाले से सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना और इवन रशिया पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं और हम उसको कॉन्स्टेंटली कवर कर रहे हैं। हमने एक डेवलपमेंट आपको बताई। अभी 3 महीने हम पीछे जाते हैं, हमने देखा कि एक तारीखी मुआहदा हुआ चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान। एक लॉन्ग टर्म डील हुई, $30 बिलियन के मुआहदे साइन किए गए और कहा गया कि फ्यूचर में अब हम जो ऑयल की ट्रेड है वो चाइनीज करेंसी में करेंगे, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इससे पहले 2019 में चाइना ने एक लॉन्ग टर्म डील कर ली हुई है ईरान के साथ और उसमें $400 बिलियन का फिगर सामने आया था, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एक पार्टनरशिप चाइना और ईरान की। उसके बाद इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ की और सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जो ट्रेडिशनली यूएस का एलाय समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए कि एक ट्रेडिशनल यूएस एलाय अब चाइना की तरफ जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, हमने आज से 6 महीने पहले यह भी देखा था कि किस तरह सऊदी अरेबिया ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका को स्नब किया था। अमेरिका ने इनसे डिमांड की, एमबीएस से। यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन खुद चलकर गए सऊदी अरेबिया, इन्होंने डिमांड की कि यार प्लीज अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ। ऑयल की प्रोडक्शन अगर सऊदी अरेबिया या ओपेक कंट्रीज बढ़ाते हैं तो अमेरिका को फायदा होता है, यानी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑयल प्राइसेस कम होंगी। सऊदी अरेबिया ने रूस के साथ मिलकर ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई और अमेरिका को उनके मुंह पर एब्सोल्युटली नॉट बोला। और वहां से हमने देखा एक क्लियर नजर आया सऊदी अरेबिया की डिफरेंट अप्रोच कि सऊदी अरेबिया किस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अमरीकी हसार से निकाल रहा है, क्योंकि पहले इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट था वो अमेरिका उसको डिफाइन करता था। अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर था। एमबीएस की क़यादत में ये इसको एक इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो बात इमरान खान या पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, एमबीएस ने वो करके दिखाया है। सऊदिया को इस वक्त अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो औरतों को भी इकॉनमी में शामिल कर रहे हैं। वो न्योम सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन सिटी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। सऊदीज़ की ये अप्रोच है कि चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, हमने सबके साथ पार्टनरशिप्स करनी है। वो कहते हैं हमने अमेरिका के साथ भी करनी है और चाइना के साथ भी, लेकिन हमें कोई डिक्टेट ना करे। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कई बार सुना दी हुई है अमेरिका को ये बात। उनके पास ताकत है भाई, वो कर सकते हैं, वो उनके पास इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं, उनके पास तेल की ताकत है, तो वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। जिस तरह बाइडेन को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया जुलाई में, हमने सारा कवर किया था, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और किस तरह चाइनीज प्रेसिडेंट को जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया क्या अप्रोच अपना रहा है। ईरान की बात करें तो वो भी ईस्टर्न एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि अब वो कह रहा है कि अब हमने जो ईस्टर्न साइड है ना, सारी जो इमीडिएट नेबरहुड है या जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। ईरान तंग आ चुका है मगरबी पॉलिसीज से, जो ईरान के साथ इन्होंने सलूक किया कि पहले न्यूक्लियर डील की फिर तोड़ दी
और अब कई महीनों से ईरान को लटकाया हुआ है और सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। इस वजह से ईरान अमेरिका से तो था ही मायूस, लेकिन बाकी जो यूरोप में मगरबी ताकतें बैठी हैं, ईरान उनसे भी मायूस हो चुका है। हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह रूस के साथ एक शानदार कॉरिडोर बनाया जो सैंक्शन फ्री कॉरिडोर था, जिस पर सैंक्शंस असरअंदाज हो ही नहीं सकती। तो रूस के साथ वो चल रहे हैं मिलकर, वो चाइना के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहे हैं और अब सऊदी अरेबिया से हाथ मिला लिया। तो क्या ज़बरदस्त अप्रोच है इन ममालिक की कि इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहे हैं, सैंक्शंस को डिफाई कर रहे हैं। इन पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगी हुई थी। अब सैंक्शंस का बेसिकली क्या होता है, यूएस डॉलर को चकमा देने की बात होती है। अमेरिका सैंक्शन इसीलिए लगाता है कि उनके पास डॉलर की पावर है, बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, ये ज़्यादातर अमरीकी कंट्रोल्ड हैं, IMF वगैरह। तो एक पैरेलल सिस्टम इमर्ज हो रहा है, ये एशिया में आप देख लें, जो इस पूरी ताकत को चैलेंज कर रहा है। डॉलर की हेजिमनी को चैलेंज किया जा रहा है जब लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात होती है। इंडिया को भी आप देख लें कि उन्होंने किस तरह रूस के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड की। तो ये सारे ममालिक आप देख लें, चाइना से शुरू हो जाएं, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके भी मकासद पूरे होते हैं। उनका जो BRI का एक ख्वाब है, वो इसमें वो कनेक्टिविटी का जो उनका ड्रीम है वो इससे अचीव होता है। इसके अलावा चाइना के और भी एम्बिशंस हैं कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मतलब मार्केट है, ऑयल कंजम्पशन मार्केट है, जो ऑयल को जिनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो उसने क्या कर लिया, अपना फ्यूचर एक किस्म का सिक्योर कर लिया। दुनिया के जो 2 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर ममालिक है ना, सऊदीया और ईरान, उनसे ही लॉन्ग टर्म उन्होंने डील्स कर ली हैं। तो अब चाइना ज़रा सिक्योर हो गया इस मामले में और रूस से भी वो लेते हैं तेल। तो चाइना अब ज़रा ठंडा हो गया कि यस, एनर्जी हमने सिक्योर कर ली है, ऑयल एंड गैस हमें वक्त पर मिल जाएगी किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में। तो कोई एक मेंबर अपने आप को एलियनेट ना फील करे, चाइना ने उन दोनों को ही टेबल पे बिठा दिया। क्योंकि खबरें आ रही थी जब इन्होंने सऊदी अरेबिया से डील की ना, तो ईरान में कुछ खलबली पाई जा रही थी कि यार कहीं लॉन्ग टर्म में चाइना इनको स्नब ना कर दे। तो चाइना ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं दोनों से तेल खरीदूंगा। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है चाइना ने, और जिसकी वजह से उसने अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर के तौर पर अपनी मार्केटिंग करवाई है। और ऑब्वियसली इस पूरी गेम में वो यूएस की जो हेजिमनी है उसको चैलेंज कर रहा है चाइना। उनके जो सैंक्शन सिस्टम है उसको डिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम सैंक्शन लगाओ, हम जो रीजनल ममालिक हैं हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, अपने जो लैंड रूट्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान चाइना को एक अहम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, ईरान से कनेक्ट करने के लिए और अल्टीमेटली दूसरी मंडियों से कनेक्ट करने के लिए। अफसोस ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो रजीम है वो ज़्यादातर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इस वक्त आइडियल सिचुएशन ये बनती है कि पाकिस्तान भी इन रीजनल ममालिक के साथ मिलकर चले, जैसे पाकिस्तान चल रहा था अभी 1 साल पहले, रजीम चेंज से पहले बेसिकली। तो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस अलायंस में से वो लोग तोड़े, जैसे कहते हैं ना बंदे तोड़ना। तो पाकिस्तान को फ़िलहाल उन्होंने तोड़ लिया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आए, पाकिस्तान रीजन की तरफ देखे, रीजन फर्स्ट अप्रोच। पहले रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, CPEC वगैरह, इन चीज़ों को हम मटीरियलाइज करें फुल पोटेंशियल में, तब ही हमें फ़ायदा होगा। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, आप उससे भी दोस्ती करें, वो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, बट अपने जो नेबरहुड है ना उसको एलियनेट ना करें। आप देखें हवा क्या चल रही है खित्ते में, सारे इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया उनके चंगल से आज़ाद हो रहा है यार। तो ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताऊं ना, ये सारे मिलकर इमरान खान की हुकूमत में ये मिलकर काम कर रहे थे, ये सऊदीया, चाइना और रशिया और ईरान वगैरह तालिबान के साथ। तो पाकिस्तान को तो इस सिस्टम से अलहदा कर दिया क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम उनके मफादात को पूरा करें। अब इस डेवलपमेंट से क्या होगा कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना अमरीकी पिट्ठू, उनके लिए अमेरिकन एम्बिशंस को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान में, कि अमेरिका की मर्जी की पॉलिसीज बने, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि हम तालिबान के साथ बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, चाइना भी काम कर रहा है, पाकिस्तान भी करने का ख्वाह था, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया है। अमेरिका हमारे साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात कर रहा होता है, मतलब भाई काम क्या है, अमेरिका तो निकल गया इस रीजन में।
तो वो वापस जो अपना एक किरदार ढूंढ रहा है ना, वो पाकिस्तान के थ्रू ढूंढ रहा है। और अब उन लोगों को मुश्किल होगी जो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने यहाँ बैठे हैं। ये अलायंस बहुत पावरफुल बन गया है, सऊदीया, चाइना, रूस और ईरान, ये बहुत पावरफुल अलायंस, और पाकिस्तान को इस अलायंस की तरफ आना होगा। जो पाकिस्तान जिस अप्रोच को लेकर चल रहा था 2011 से, ये हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, वापस इस सेटअप का हिस्सा बनना पड़ेगा। ग्लोबल एनालिस्ट भी इस डील को दुनिया में चेंज होते हुए ग्लोबल ऑर्डर के तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया में जो पावर डायनामिक्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। मतलब अब सिर्फ एक ताकत का मरकज नहीं रहा अमेरिका बहादुर, अब बहुत से ताकत के मराकिज़ हैं, और ये जो छोटे छोटे ताकत के मराकिज़ हैं ये अब अलायंसेस कर रहे हैं, जो कि अमरीकी हेजीमनी के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक साबित होगा। अमेरिका के जो एम्बिशंस हैं कि हमारा एक सुपर पावर का स्टेटस रहे, एक सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड का जो स्टेटस है, यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, यानी कि जिसमें एक ताकत का सरचश्मा हो। चाइना और ईरान और रूस इसको चैलेंज कर रहे हैं। एक आर्टिकल ना इमरान खान के दौर में लिखा गया था द इकोनॉमिस्ट की जानिब से, और द इकोनॉमिस्ट ज़्यादा उनका ही माउथ पीस समझा जाता है वेस्ट का। उसने कहा था कि ये पाकिस्तान वगैरह ना, ये छोटे मुल्क पाकिस्तान, दुबई, इथोपिया वगैरह, ये ना अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इनको ज़रा समझाना चाहिए। तो हमने देखा कि उसके बाद बहुत सी चीज़ें उल्ट पुल्ट की गई और पाकिस्तान को सीधा कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान भी एक अपना इंडिपेंडेंट अप्रोच लेने की कोशिश जब कर रहा था, तो हमने देखा कि फिर क्या किया मुल्क के साथ, सारा नक्शा ही बदल के रख दिया, मुल्क को उड़ा कर रख दिया इन्होंने। अब पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि अपने जो सारे एग्स हैं वो यूएस की बास्केट में मत फेंकें, थोड़ा सा मुल्क को कौम के फ्यूचर का सोचें, थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी की तरफ सोचें। सिर्फ पर्सनल मफादात नहीं होते, आपके बच्चों ने भी यहाँ पर ही रहना है, तो थोड़ा आने वाली जनरेशन्स का ख्याल करें, पाकिस्तान को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देकर जाएं। जब रीजनल ममालिक मिलकर फैसले करेंगे ना, तभी पीस आएगा, तभी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तभी ट्रेड बढ़ेगी। अमेरिका बहादुर या कोई और साम्राज्यी ताकत जब आती है इस रीजन में, वो तबाही फेर कर जाती है। और आज भी जो हम दहशतगर्दी के मसाइल फेस कर रहे हैं वो उन्हीं इन्वेजन्स की वजह से है, और आप उन्हीं इन्वेजन्स को दोबारा फैसिलिटेट करने के लिए तैयार बैठे हो कि चंद डॉलर्स आ जाएंगे। भाई आपकी जनरेशन्स ने यहाँ पर रहना है, तो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा अहम प्लेयर है जिसको वक्ती तौर पर अमेरिका बहादुर ने अपनी साइड पर किया हुआ है। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आएंगे, और डिफ़ॉल्ट पोजीशन यही है कि प्रो रीजन अप्रोच, रीजन फर्स्ट। और पीस तभी आएगा जब ये सारे रीजनल ममालिक मिलकर काम करेंगे, ट्रेड भी तभी बढ़ेगी। पीस होगा तो ट्रेड होगी, नहीं तो स्पॉयलर्स की मौजूदगी में कोई पीस नहीं आ सकता। तो स्पॉयलर्स के फैसिलिटेटर्स ना बने, बल्कि ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के एजेंट्स बने। हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो दें। ज़रा पढ़ें, स्टडी करें कि पावर डायनामिक्स किस तरफ को जा रहे हैं। पूरी दुनिया लिख रही है कि ये एक चेंज होता हुआ ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें यूएस का जो सिस्टम है वो चैलेंज हो चुका है, डॉलर की पावर चैलेंज हो चुकी है, जिसमें कई नए प्लेयर्स जन्म ले रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को सीधी आंखें दिखाने शुरू कर दी हैं। और ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये भी हमारी रीजनल सिक्योरिटी और पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जो डिवीज़न की जो तफरकाबाजी है, जो मसलकों की जंग होती है, यहाँ पर शिया सुन्नी की तफरीक है, उसको भी कम करने में ये डेवलपमेंट बहुत अहम किरदार अदा करेगी, मेरा यकीन है। क्योंकि अब ये सारे मुल्क कॉन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हैं, ये सारे ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, स्पेशली MBS की बात करें। ईरान भी बहुत से जो तनाज़ात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे तंग आ चुका है, कंज्यूम हो रही है ईरान की बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो ईरान के भी फ़ायदे में है कि हम डील्स करें, हाथ मिलाएं अपने दोस्तों से। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी ये सोच रहा है, चाइना का एक बड़ा विजन है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी BRI का, वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे मैंने पहले कहा कि रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान को जिस इक्वेशन से निकाला गया, जो बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की गई रीजनल प्लेयर्स के दरमियान, उस एफर्ट को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा इस डेवलपमेंट से। और यहाँ पर जो पिट्ठू बैठे हैं ना, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। जो अफ़गानिस्तान और इस पूरे रीजन में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लगाए गए हैं, उनके लिए ये नाइटमेयर सिचुएशन होगी। US का डिक्लाइन अब इमिनेंट है, US की जो हार्ड पावर का डिक्लाइन है वो इमिनेंट है। अब उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पॉन्सर कर सकें, किसी भी पावर के लिए, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो।
क्योंकि इस वक्त बहुत शार्प लीडरशिप हम देख रहे हैं दुनिया के डिफरेंट ममालिक में। पाकिस्तान को भी इस शार्प लीडरशिप की ज़रूरत है, जो लोगों के साथ मुखलिस हो, जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात करे, जो ट्रेड की बात करे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। क्या आपके ख्याल में ये एक वक्ती तौर पर एक पॉजिटिव चीज़ है और क्या अमेरिका इसको तबाह बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा? और एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो अमरीकी पिट्ठू हमारे सिस्टम में हैं, जो अमरीकी एजेंट, क्या उनके लिए अमरीकी मफादात को पूरा करना इस डेवलपमेंट के बाद क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके ख्याल में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।